नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगी वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो में नोटिस किया कि क्या होता है कि पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ने से इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण का मतलब क्या होता है। इसमें आता है कि जो हमारे वातावरण के में जो पौधे और जो जंतु होते हैं ना, इनकी जो संरक्षण, किस तरह इनका बचाव किया जा सके, इनका बचाव नहीं करने से इनका क्या हो सकता है, इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए कि राष्ट्रीय उद्यान और वन जंतु अभयारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये उत्तर भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से जान जाएंगे। सबसे पहले 5.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। ठीक है, ये पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, इस पे नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। तो ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी मानव जाति अस्तित्व में है और वो अच्छे से चल रही है, तो इसके लिए ये आवश्यक होते हैं, ये नाना प्रकार के पौधे और जंतु भी आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। अब मैंने इतना वर्ड बोल दिया कि वनोन्मूलन के बारे में मैंने इतना बोल दिया, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वनोन्मूलन है क्या चीज़। तो ये वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। यानी जो कहने का मतलब है, जो ज़मीन में जो वन लगी हुई है ना, उसको लोग काट देते हैं। जो काटने के बाद जो ज़मीन बचती है ना, उसका लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी वन मतलब होता है कि वनों को काटना। वन में जो वृक्ष की कटाई का कुछ जो उद्देश्य होते हैं, निम्न उद्देश्य होते हैं। एक होता है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, और ठीक है, और घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। ठीक है, यानी जो वनों को काटने के बाद जो लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है, उसका हम फर्नीचर बना सकते, कुर्सी टेबल ये सब बना सकते हैं, और फिर या जलावन के लिए उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वनोन्मूलन किया जाता है इन उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। अब देखिए कि इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर वन को ही काट दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होते हैं। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर पर वृद्धि होती है। अगर हम वनों को काटेंगे तो इससे क्या होता है, धरती और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, वातावरण को साफ करने में प्रकृति की मदद करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को जैसे कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। इससे इस धरती पे जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि वृक्षों की इस प्रकार अगर कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बारिश होनी बंद हो जाएगी और ज़मीन जो होती है ना, उपजाऊ होनी बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर वृक्ष कम रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ही नहीं होगा तो फिर किससे क्या होगा,
जो उपयोग नहीं होगा तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। अगर ये पेड़ पौधे ही ना रहे तो ये मात्रा कभी कम होगी ही नहीं, और कम नहीं होने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है और इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जो धरती से निकलने वाला जितना भी उस गर्मी होता है ना, ऊष्मीय विकिरण, उसको वो ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है, चारों तरफ वायुमंडल गर्म हो जाता है और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा विश्व गर्म हो जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। अगर धरती का ताप बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, वर्षा के दर में कमी होगी, बारिश नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब आते हैं कि मृदा के बारे में पढ़ा कि मृदा की उर्वरता कम होती है। इसका मुख्य कारण है वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा जो होती है ना, उसके भौतिक गुण पे वृक्षारोपण और वनस्पति का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्ष की कमी होने से क्या होता है, इससे मृदा अपरदन अधिक होता है। यानी मृदा अपरदन का मतलब होता है, देखो मृदा जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मृदा मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए ये सब, लेकिन मिट्टी सारी मिट्टी उपजाऊ नहीं होने से मतलब नहीं होता है। कुछ खास मीटर तक ही मिट्टी का उपयोग होता है, ठीक है। यानी ऊपरी परत कहते हैं। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। यानी ऊपरी परत हट जाए तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, ये ऊपरी परत में ही ह्यूमस होता है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, इसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वो धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब है कि वन और वन प्राणियों का संरक्षण। यानी कहने का मतलब वनों के संरक्षण करना आवश्यक है और वन में रहने वाले जंतुओं की भी का संरक्षण करना आवश्यक है। तो उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसके बारे में प्रोफेसर अहमद ने क्या किया कि पहेली और बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। इन्होंने बताया कि पंचमढ़ी जैव मंडलीय क्षेत्र के जो पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिम घाट के समान है, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद का विश्वास था कि इस क्षेत्र की जैव विविधता जो होता है ना, अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। देखिए, जैव मंडल के बारे में क्या समझते हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं। जैव मंडल एक पृथ्वी का एक वो भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जो जीवन यापन के योग्य होता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। समझ रहे आप, विभिन्न जीव का मतलब हुआ शेर, बाघ, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब अलग अलग जीव हैं। क्या प्रजाति होती है, पर्यावरण से वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये सब चीज़ें होती है आपके जैव विविधता में। और जैव मंडल आप समझ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सजीव पाए जाते हैं। अब निर्जीव की बात थोड़ी ना होगी। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए, जिसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन क्षेत्रों में रोका गया है। अब इसे लाइन से पढ़िए। वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं, वो क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें जंतु जो होते हैं ना, वो खुले आज़ादी के साथ रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होता है कि एक आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ वो स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल जो होता है एक आरक्षित क्षेत्र होता है। वन्यजीव
पेड़ पौधे जंतु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पारंपरिक रूप से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये सब वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग लाइन से पढ़ेंगे जैव मंडल आरक्षण के बारे में। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसमें है कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल जो होता है ना, आरक्षित क्षेत्र, उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र में जो होता है ना, सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी, पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। यानी जो पंचमढ़ी जैव मंडल के क्षेत्र में ये सब आते हैं, बोरी और पंचमढ़ी। चलिए, इसी तरह आप बता सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा है, राज्य में कौन सा है, देश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जंतु अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला पॉइंट है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें है, इससे कुछ पॉइंट है। साल हुआ, सागौन हुआ, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। चिगारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। ये सब पिक्चर में आप देख लीजिए कौन वनस्पति जात होता है, कौन प्राणी जात होता है। अब है विशेष श्रेणी प्रजाति। एक गिलहरी के बारे में बता रहे हैं कि गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है और इसे मतलब विशाल गिलहरी कहते हैं। इसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किससे कहते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को वो स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती, वो हर जगह नहीं पाई जाती, वो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ये किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य और देश की विशेष श्रेणी हो सकते हैं। और माधव जी ने क्या बताया था, इसने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया था। उड़ने वाली गिलहरी भी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी होती है। वहीं पंचमढ़ी जो इन्होंने बताया ना जगह के बारे में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, वहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। ठीक है, इसमें स्पीसीज सजीवों की जो समृद्धि का वो समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, ये है, देखिए जंगली आम का पिक्चर दिया हुआ है। ये सब जंगल में आम पाए जाते हैं। आम आपको अच्छा लगता है ना, बढ़िया आम। अब इसमें है कि हाँ, पहली ने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। इसे हम लोग वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। इस अभयारण्य किसे कहते हैं जी? वैसा जगह होता है जहाँ प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना निषिद्ध होता है और यह अपराध होता है। देखिए, अब कुछ संरक्षित क्षेत्रों में कुछ संकटपन्न वन्य जंतु पाए जाते हैं, जैसे काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी हुआ, सुनहरी बिल्ली हुआ, गुलाबी सिर वाला बतख हुआ, घड़ियाल हुआ, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा। ये
हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित और संरक्षित है। कहने का मतलब है कि आपने काला हिरन तो सुना होगा ना, सलमान खान के बारे इस केस में इन पे चल रहा है। तो काला हिरन बहुत कम रह गया है, ठीक है, देश में। और भी जो मैंने नाम लिया वो सब बहुत कम रह गए, ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए अभयारण्य में इनको रखा जाता है। भारतीय अभयारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों की डेल्टा की झाड़ी भूमि और उस-लैंड है। देखिए, बड़े ही अफसोस की बात है, सुरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अतिक्रमण करते, छुप के जाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं। अब है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये सड़क किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहना है कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है, पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है और सर्वोत्तम किस्म के टीक जो होते हैं सागौन इसमें मिलती है। सतपुड़ा के बारे में और भी देख लीजिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वन में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे आदि मानव के जीवन यापन के बारे में हमें पता चलता है। इसमें कुछ इस चट्टानों के मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। यानी इसमें इस चट्टानों के अंदर क्या हुआ, गुफा में जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। सतपुड़ा में प्रोजेक्ट में हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना के लागू किया। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना था। बाघ बहुत कम रह गए ना देश में, इसलिए उनको बचाने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बाघ जो होता है ना, उन स्पीसीज में से आता है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। सतपुड़ा आरक्षित वन में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसी तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं। उन्हें हम लोग संकटपन्न जंतु कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। वो पुस्तक होता है जिसमें सभी संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। ठीक है, अब प्रवास के बारे में पढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना, वो संसार के अन्य भाग से उड़ के आते हैं। ठीक है, और जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ कर आते हैं और यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, अब है कि पुनरोपण। वनोन्मूलन का जो उत्तर होता है ना, पुनर्वनोपण, यानी अगर वृक्ष कटा जा रहा है तो वृक्ष को नए वृक्ष का रोपण करना चाहिए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाना चाहिए जितने हम काटते हैं। इससे क्या होगा कि वो पुनः स्थापित हो जाता है और प्राकृतिक पुनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें अगली पीढ़ी के लिए हरित संपदा बनाए रखनी है। यानी ऐसा ना हो कि हमारा जब अगली पीढ़ी आए तो उसके पास कुछ न रहे, तो ये भी सही नहीं है। हमें अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी में था। और आप इस चैप्टर से क्या सीखे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपने क्या सीखा है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपने क्या सीखा, ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहता है। और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिए और जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। मैं आपको 1-2 मिनट और दिखाता हूँ, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो क्या है इसमें। चलिए, तो इसी तरह यह चैप्टर मैंने ख़त्म किया और आई होप आपको